It starts with Justice Fazal Ali's remarks in 1950. जस्टिस फजल अली साहब ने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक दिन के लिए नहीं बनाया गया है, वो एक जनरेशन के लिए नहीं बनाया गया है, वो इटर्निटी तक के लिए बनाया गया है। और अगर वो इटर्निटी तक के लिए बनाया गया है तो इसका मतलब है कि उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत डायनामिक होना चाहिए, वो बहुत समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के हिसाब से, चेंजिंग सोशल नीड्स के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ये बोला था जस्टिस फजल अली साहब ने गोपालन केस में। इसका मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और उस समय पर जो भी लोग थे वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं बनाया था, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में अगर रिजिडिटी होगी तो थोड़ी देर में वो, थोड़े कुछ दिनों में या कुछ सेंचुरीज में वो इररेलेवेंट हो सकता है। तो इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए एक रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक मिक्स रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार चेंजेस लाए जा सके। नंबर 2, उसके बाद हमारे यहाँ पर जब हमने ये देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में डायनेमिक है, डायनेमिक होने का मतलब यही है कि वो जैसे जैसे जो जो नीड्स उसके सामने आएंगी उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस उन चीजों की निकालेगा। ठीक, अब होता क्या है कि आपका गोपालन केस में आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन करते समय कोर्ट कह देता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है एकदम वही प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और उसमें कोर्ट का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, जो लॉ में लिख दिया जाएगा वही माना जाएगा। कोर्ट ये चेक करने नहीं जाएगा कि जो वो कानून बनाया है उसके अंदर जो लिखा है वो कितना सही है, कितना रीजनेबल है, कितना जस्ट है। कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट क्या करेगी, बस ये देख लेगी कि भैया लॉ बनाते समय प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं। ठीक, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे डिबेट शुरू होती है। अच्छा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ही बात से ही क्लियर हो रहा है। ड्यू का मतलब क्या है? व्हाट शुड हैपन, व्हाट इज ऑट टू हैपन, राइट। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या हुआ कि जुडिशरी के पास में ज्यादा पावर आ जाती है। जुडिशरी को यह पावर होती है कि वो ये बताएगी कि भाई क्या होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, क्या ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के अलाइंड है या क्या ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के ईथोस के हिसाब से है। तो मान लीजिए कोई कानून आया, अब उस कानून में पहले तो ये चेक कर लिया कि इसमें भैया लॉ प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हुआ या नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एक स्टेप और होता है। उसमें क्या होता है, वो ये देखते हैं कि वो जो लॉ बनाया गया है वो कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ईथोस के अगेंस्ट तो नहीं है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो आर्बिट्री हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जस्ट ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है वो रीजनेबल ना हो। ये चेक करना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का काम है। अब ये समझिए इस जगह पर ये चेक कौन कर रहा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में? जुडिशरी। यानी कि जुडिशरी के पास में ज्यादा पावर्स आ गई कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। यहां तक एकदम बात क्लियर थी, एकदम क्लियर थी। अब दोबारा सुनिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी हैज मोर पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो, एंड दस in due process of law, under due process of law, judiciary has power to shape constitutional morality. What is moral according to the constitution, yes or no? And what I said, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को शेप कैसे किया जा रहा है? चेंजिंग नीड्स के हिसाब से, क्योंकि डायनेमिज्म है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ही यही है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ही यही है कि देयर इज डायनेमिज्म, समाज में जो जरूरतें आ रही हैं उसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो रिजिड नहीं हो सकता। आज समाज की नीड अलग है, कल और अलग हो सकती है, और इसीलिए जुडिशरी को ये पावर दी गई है कि भैया आप इंटरप्रेट करिए। मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सोशल मोरालिटी के हिसाब से चलेगी। अब ये लाइन का मतलब क्या है? सोशल मोरालिटी का मतलब क्या है कि जो नई समाज में जरूरतें आ रही हैं, समाज की जो नई नीड्स हैं उसके हिसाब से मोरालिटी डिसाइड होनी चाहिए, हाँ या ना। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी का भी काम यही है कि समाज में जो नई जरूरतें आ रही हैं उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी को डिसाइड करना। मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज बेस्ड ऑन और मस्ट बी बेस्ड ऑन सोशल morality. If there is a disconnect between constitutional morality and social morality, then it is a danger to legitimacy of the constitution and state. क्यों? समाज की नीड कुछ और है, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा है, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल एकदम पैराडॉक्स हैं। क्या होगा? People will stop believing in your constitution, people will stop believing what you stand for as a state, and that will make your state illegitimate. Your legitimacy will be in
danger. That is why I said social morality and constitutional morality must go hand in hand for a constitution to remain relevant and for a state and a constitution to claim and to have legitimacy. इसमें अब कोई डाउट हो तो बताइए शर्मा जी। एक और है धनंजय।